नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हिंदी साहित्य का टॉपिक चल रहा है और हिंदी साहित्य में हमने पहले वीडियो में हिंदी साहित्य का परिचय और हिंदी साहित्य लेखन की कौन-कौन सी पद्धतियां अपनाई गई, कौन-कौन सी शर्त थी, उन सब को पढ़ा। अगले वीडियो हमने गार सादा तासी के बारे में और शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में और मिश्र बंधु के बारे में। तो जान लेते हैं सबसे पहले दोस्तों कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या काम किया था, कौन सी रचना लिखी थी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं वास्तव में उन बच्चों को जरूरत है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज का जो बात चर्चा करने वाले हैं वो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में बात करें तो इन्होंने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे और इन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी थी और उस ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ की इन्होंने रचना 1888 ईस्वी में की थी। तो इनकी ग्रंथ जो था या रचना थी उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनकी रचना का नाम था। और इस रचना की ईस्वी 1888 में इसकी रचना की गई। और बात करें इस ग्रंथ की जो भाषा थी वो भाषा थी अंग्रेजी भाषा थी, जो इंग्लिश थी। कौन सी भाषा? इंग्लिश भाषा में इस ग्रंथ की रचना की गई जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। और बात करें इस ग्रंथ के बारे में तो इस इतिहास ग्रंथ को बंगाल में एक प्रेस थी और उस प्रेस का नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका जो थी उस पत्रिका के विशेषांक अंक में प्रकाशित हुई थी। बात करें तो इसमें कुल 952 कवियों का उल्लेख था। और बात करें इस ग्रंथ का हिंदी में जो अनुवाद किया गया वो किशोरीलाल गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किशोरीलाल गुप्त के द्वारा किया गया था 1957 ईस्वी में। कब की बात है दोस्तों? 1957 ईस्वी की बात, 1957 ईस्वी में। और बात करें इसकी जो प्रकाशन कहाँ से करवाया उन्होंने तो हिंदी प्रचारक पुस्तकालय जो थी वाराणसी में, वहां से इसको प्रकाशित करवाया था। और इसी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाया था। तो बात करें इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्ता द्वारा हिंदी
किशोरीलाल गुप्ता द्वारा हिंदी प्रचारक पुस्तकालय और वो कहाँ थी? वाराणसी से प्रकाशित। और इसका जो नाम दिया वो नाम लिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। अब यहां तक जान लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें, इनके ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसकी जो उन्होंने रचना की वो 1888 ईस्वी में। इसकी भाषा की बात करें तो भाषा इंग्लिश थी, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक में ये प्रकाशित थी। कुल 952 कवि थे, और ये 952 कवि जो थे वो हिंदी के थे। किसके थे? हिंदी के थे। और इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्ता के द्वारा हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से प्रकाशित करवाया, और इसको इन्होंने नाम दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और जो कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। हाँ, तो अब बात करेंगे इसके आगे की बारे में। बहुत सारे बार इस जॉर्ज ग्रियर्सन की ग्रंथ का नाम पूछा जा चुका है, और ये भी पूछा जा चुका है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था उसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया। हाँ, तो अब बात करते हैं इस ग्रंथ की प्रस्तावना शीर्षक से। हिंदुस्तान शब्द की व्याख्या हिंदी भाषा भाषी प्रदेश के नाम से थी। इस ग्रंथ की जो प्रस्तावना की बात करें तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र थे, भाषा भाषी क्षेत्र जो थे, उसमें इस ग्रंथ का पहला काल विभाजन इस ग्रंथ में काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया। हाँ, तो दोस्तों बात कर रहे थे कि इस ग्रंथ में काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया, और जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा हिंदुस्तान शब्द की व्याख्या जो की गई वो हिंदी भाषी प्रदेश से की गई। और बात करें दोस्तों इस ग्रंथ के बारे में, तो ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल कहा था। और बात करें दोस्तों इसकी, तो इन्होंने इसका जो समय दिया था वो 7वीं शताब्दी दिया था, और रीति काल को इन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था रीति काव्य। क्या नाम दिया था? रीति काव्य। तो इसका जो काल था, जो समय था, वो था 7वीं शताब्दी। किसके अनुसार? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 7वीं शताब्दी। और बात करें इन्होंने जो रीति काल और इन्होंने जो रीति काल को रीति काव्य कहा। क्या कहा? रीति काव्य कहा। किसको? रीति काल को। और बात करें दोस्तों, ग्रियर्सन ने 11 अध्यायों में काल विभाजन किया। कितने अध्यायों में? 11 अध्यायों में। 11 अध्यायों में काल विभाजन किया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का काल था उसको कितने अध्यायों में
काल विभाजन किया है तो 11 अध्यायों में किया था। और इस ग्रंथ को लिखने के लिए इस ग्रंथ को लिखने के लिए 18 ग्रंथों की मदद ली। कितने ग्रंथों की मदद ली? तो 18 ग्रंथों की मदद ली थी। इस ग्रंथ को लिखने के लिए उन्हें 18 ग्रंथ लिखने की जरूरत पड़ी। और बात करें तो 5 पुस्तकों की मदद ली, लेकिन विद्वानों ने पाया कि इन्होंने 5 पुस्तकों की मदद ली है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि 5 पुस्तकों की मदद ली। कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ तो कहते हैं कि 18 ग्रंथों की मदद ली गई, और कुछ मानते हैं कि 5 पुस्तकों की मदद ली गई। 5 पुस्तकों की मदद ली गई, और उसमें से था शिव सिंह सरोज, जो उनके 17वें नंबर पर था। एक था सुंदरी तिलक, और एक बात करें तो श्रृंगार संग्रह था, और दूसरी की बात करें विचित्रोपदेश, और एक बात करें राग कल्पद्रुम। इनकी 5 पुस्तकों की मदद ली गई थी। तो पहले ग्रंथ की बात करें तो जो पहला ग्रंथ था वो उनका एक तो था शिव सिंह सरोज, और कितने नंबर पर था? ये 17वें नंबर पर था। इसके बाद दूसरी बात करें तो इनका जो दूसरा इन्होंने पुस्तक की मदद ली थी वो थी सुंदरी तिलक। और तीसरी पुस्तक की बात करें तो तीसरी जो पुस्तक का नाम था वो था श्रृंगार संग्रह। और चौथे की बात करें तो विचित्रोपदेश। और पांचवें की बात करें तो पांचवें का नाम था राग कल्पद्रुम। 5 पुस्तकों की इन्होंने मदद ली थी। कुछ विद्वान मानते हैं जिससे शिव सिंह सरोज, सुंदरी तिलक, श्रृंगार संग्रह, विचित्रोपदेश, राग कल्पद्रुम। एक बार फिर जान लेते हैं, इस ग्रंथ में काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया, और हिंदुस्तान शब्द की जो व्याख्या की उन्होंने हिंदी भाषी प्रदेशों से की, और इन्होंने आदि काल को चारण काल कहा, और इसका समय जो दिया उन्होंने 7वीं शताब्दी दिया। रीति काल को इन्होंने रीति काल भी कहा। 11 अध्याय में काल विभाजन किया इन्होंने, और इस ग्रंथ को लिखने के लिए इन्होंने 18 ग्रंथों की मदद ली थी। और कुछ विद्वान मानते हैं कि इन्होंने 5 पुस्तकों की मदद ली थी, और वो थे शिव सिंह सरोज जो 17वें नंबर पर था, और सुंदरी तिलक, श्रृंगार संग्रह, और विचित्रोपदेश, राग कल्पद्रुम। इन ग्रंथों की रचना ली गई थी। और बात करें तो इन्होंने ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण 1902 से 1909 तक किया था। इन्होंने हिंदी भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण 1902 से 1909 तक किया। उन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण जो किया था वो 1902 से लेकर 1909 तक किया था। बात करें तो इन्होंने ग्रियर्सन ने तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इन्होंने तुलसी दास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इन्होंने तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। और बात करें इन्होंने तुलसी पर लगभग 12 फुटकर निबंध लिखे। तुलसीदास पर कितने लिखे? 12 फुटकर निबंध लिखे। कुछ निबंध 12 फुटकर निबंध लिखे थे। और बाद में इन्होंने तुलसी पर शोध कार्य भी किया, और इन निबंधों से मदद मिली। और इन्होंने ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। बात करें इन्होंने भक्ति काल को
भक्ति काल को इन्होंने हिंदी हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। किसने? ग्रियर्सन ने। और बात करें, ग्रियर्सन ने रस को स्टाइल कहा। रस को यहां से लिख देता हूं, रस को स्टाइल कहा। और बात करें, इन्होंने रौद्र को क्या कहा? रौद्र रस की बात करें, इन्होंने उसको द ट्रेजिक स्टाइल कहा। द ट्रेजिक स्टाइल कहा। और ऐसे बीभत्स रस को इन्होंने द सैटिरिक स्टाइल कहा। द सैटिरिक स्टाइल कहा। एक बार फिर याद रखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ में काल विभाजन का प्रथम प्रयास, हिंदुस्तान शब्द की व्याख्या हिंदी भाषी प्रदेशों से की, आदिकाल को चार काल कहा और इसका समय 7वीं शताब्दी माना। रीति काल को उन्होंने रीति काव्य कहा। 11 अध्यायों में इनका काल विभाजन किया। इस ग्रंथ को लिखने के लिए 18 ग्रंथों की मदद ली और 5 पुस्तकों की मदद ली। वो कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं, और उनमें से 5 पुस्तकें जो थी वो थी शिव सिंह सरोज जो 17वें नंबर पर आती है, सुंदरी तिलक, श्रृंगार संग्रह, विचित्रोपदेश, राग काल कुद्रुम। और इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। और इन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण 1902 से लेकर 1909 तक किया। इन्होंने तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद तुलसीदास पर 12 फुटकर निबंध लिखे। और इन्होंने रस को स्टाइल कहा, रौद्र रस को ट्रेजिक स्टाइल कहा और बीभत्स रस को द सैटिरिक स्टाइल कहा। तो ये थी बात जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। अब बात करने वाले हैं कि मिश्र बंधुओं के बारे में। तो मिश्र बंधु के बारे में बात करते हैं। तो मिश्र भाई जो थे उन्होंने हिंदी के बारे में साहित्य को लिखने की कोशिश की, उसको हम पढ़ेंगे। मिश्र बंधु, अब पढ़ते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो थे वो 3 भाई थे। कितने भाई? 3 भाई थे। पहले की बात करें तो वो थे गणेश बिहारी मिश्र। पहले थे गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे की बात करें तो वो थे श्याम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। और जो तीसरे का नाम था वो थे शुक्रदेव बिहारी मिश्र। शुक्रदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु जो थे वो 3 भाई थे। एक था गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुक्रदेव बिहारी मिश्र। और बात करें, ये तीनों मिश्र बंधु के नाम से रचनाएं करते थे। तीनों मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। तीनों एक साथ मिलकर रचनाएं करते थे। और इनका जो इतिहास था वो इतिहास की रचना मिश्र बंधु रचना का नाम था, इन्होंने एक रचना करी 1913 में और उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद की रचना उन्होंने 1913 में की थी। कब की थी? 1913 में की थी। और इसको 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में लिखा गया। 4 भागों
में लिखा गया। इसको कितने भागों में लिखा? 4 भागों में लिखा था। बात करें तो इस पहले जो 3 भाग थे, पहले 3 भाग वो तो लिखे गए 1913 ईस्वी में। कब लिखे गए? 1913 में। और बात करें चौथे की, जो सबसे बृहद इतिहास ग्रंथ था जो लिखा गया था, चौथा वो लिखा गया था 1934 में। जो चौथा जो भाग था वो लिखा गया था 1934 में। कब लिखा गया? 1934 ईस्वी में। इन्होंने इनका इतिहास ग्रंथ को कहते हैं, इनका इतिहास ग्रंथ इनका सबसे बृहद इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इनका सबसे बृहद इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अब तक का सबसे बृहद इतिहास ग्रंथ माना जाता है इनके ग्रंथ को। इनके ग्रंथों में 4531 कवियों का वर्णन है। लगभग 5000, लगभग की बात करें तो लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। किनके? इस मिश्र बंधु विरोध ग्रंथ में। एक बार फिर जान लेते हैं मिश्र बंधु जो 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुक्रदेव बिहारी मिश्र, 3 भाई अपने मिश्र बंधु के नाम से रचना करते थे। और उन्होंने एक रचना की जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, और रचना की 1913 में। ये 4 भागों में लिखी गई। पहले जो 3 भाग लिखे थे उन्होंने 1913 में, चौथा भाग लिखा था उन्होंने 1934 में। इनका जो ग्रंथ है वो सबसे बृहद इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने इन इतिहास ग्रंथ में 45 से 31 कवियों का वर्णन किया था, यानी लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया था। और प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपनी रचना साहित्य का इतिहास दर्शन में मिश्र बंधु विनोद पर चर्चा करते हुए कहा कि ये विदेहवादी पद्धति को अपनाए नहीं, जिसे अपनाने का सर्वप्रथम शुल्क को चाहता है। और मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया वो 8 भागों में किया था। तो काल विभाजन हम पढ़ेंगे। काल विभाजन अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन 8 भागों में, कितने भागों में किया था? 8 भागों में। पहला था आरंभिक काल। आरंभिक काल पहला क्या माना था इन्होंने? आरंभिक काल। और इसको माना था 700 संवत ईस्वी से प्रारंभ माना। और बात करें ईस्वी की तो ये मानता है 643 ईस्वी, सॉरी ईसा पूर्व हो गया, ईस्वी से इसकी शुरुआत मानते हैं। और ये 2 भागों में बटा था। कितने भागों में? 2 भागों में। पूर्व आरंभिक काल और दूसरा था उत्तर आरंभिक काल। दोनों का कालक्रम उन्होंने डिसाइड किया था। इसको माना था 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत। क्या माना था? विक्रम संवत। 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत तक माना था। और इसको माना था 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। ये इन्होंने 2 भागों में बांटा। दूसरा था माध्यमिक काल। और इसका जो काल माना था इन्होंने इसको भी 2 भागों में बांटा। एक था पूर्व माध्यमिक और दूसरे की बात करें तो ये था
माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक। किसने? पूर्व माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक। इसको माना था 1445 से 1560 विक्रम संवत, 1560 विक्रम संवत माना। और इसका जो काल माना था इन्होंने 1561 से 1621, 1561 से 1680 विक्रम संवत ये काल माना था। और बात करें तीसरा जो काल माना उसको माना था इन्होंने अलंकृत काल। क्या माना था? अलंकृत काल। और इसको भी दो भागों में बांटा। पहला था पूर्व अलंकृत, पूरा पूरा जो पूर्व अलंकृत, और दूसरा था उत्तर अलंकृत। दो भागों में बांटा था, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत। तो कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका 1681 से लेकर 1790 विक्रम संवत। और इसके काल की बात करें तो इसको माना था 1791 से 1889 विक्रम संवत। और अंतिम में इन्होंने माना था चौथा परिवर्तन काल। चौथा था परिवर्तन काल। और परिवर्तन काल को इन्होंने माना था 1890 से लेकर 1925 विक्रम संवत। और अंत में इन्होंने माना था वो था वर्तमान काल। और इसको 1926 से लेकर अब तक 1926 विक्रम संवत से अब 8 हो गए। अब समझो अपने ग्रंथ जिनका था मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन किया और वो 8 भागों में किया। पहला काल था आरंभिक काल, जो 2 भागों में बटा था, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। और पूर्व जो आरंभिक काल था वो 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत था। और उत्तर आरंभिक काल जो था वो 1344 से लेकर 1444 विक्रम संवत तक था। दूसरा था जो माध्यमिक काल, इसको 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल था जो 1445 से लेकर 1560 विक्रम संवत तक था। उत्तर माध्यमिक काल जो था वो 1561 से लेकर 1680 विक्रम संवत तक था। उसके बाद था अलंकृत काल, उसको पूर्व अलंकृत काल जो था वो 1681 से लेकर 1790 विक्रम संवत तक। और उत्तर अलंकृत काल था वो 1791 से लेकर 1889 विक्रम संवत तक। और परिवर्तन काल जो था वो 1890 से लेकर 1925 विक्रम संवत तक। और वर्तमान काल को उन्होंने 1926 विक्रम संवत से लेकर अब तक, यानी टोटल देखा जाए इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया तो वो 8 भागों में किया था। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में किया था। उन्होंने शुरुआत 700 संवत से लेकर 1926 में वर्तमान काल प्रारंभ हो जाता है, अब तक ये चल रहा है। तो दोस्तों ये था जॉर्ज गैरिसन के बारे में और मिश्र बंधुओं के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में और बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।